हाय डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट फिजिक्स सीरीज में पहला चैप्टर का पहला कंसेप्ट, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ कंसेप्ट। और यहाँ से स्टार्ट ही करते हैं, सीधे सीधे हम बात भी करते जाएंगे, काम भी करते जाएंगे, है ना। तो हम पढ़ते हैं यूनिट्स। फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी है आगे जाके। वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जीज, और हमारा ग्रेविटेशन में एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और पूरा फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट्स देखेंगे हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर, करंट, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो इन सब का एक एक यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटीज, देर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। आपने 9-10 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जरूर देखी होगी, लेकिन मैं सीधे काम की बात करता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है हम देखते आए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है, जितनी क्वांटिटीज को हमने आज तक देखा है, समझा है, उसी से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जो 12th पास हो चुके हैं उन्हें लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, जो 11th पास हो गए उन्होंने एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। मैं कहूँगा इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो एक बार आपने कभी पहले नहीं देखे हो तो आप देख लो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो नए बच्चे 10 से 11 में आए उन्होंने सुनी ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें जो फ्लो है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, उसे समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी चीज़ें तो हम ऑन द चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो नहीं, अगर आपने देखा है उस क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, टेक इट एज इट इज़ एंड कंटिन्यू स्टडी, है ना। क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम देखते हैं, जैसे आपका मास है ना। मास आपने देखा है, हम उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। कोई भी लेंथ होता है उसे हम मेजर करते हैं मीटर में, है ना। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एंड सो ऑन। तो क्वांटिटी कितना है ना। हम मार्केट से कोई चीज़ लेके आए, क्यू क्वांटिटी लेके आए ना, इट मे बी एनीथिंग, तो वी कैन से 2 किलोग्राम। यह क्या है और यह क्या है ना। देखिए, इसे फिजिक्स में इस तरह से लिखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एन यू, है ना। 2 किलोग्राम, दिस इज एन, दैट इज द नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड दिस इज द किलोग्राम, दैट इज द यूनिट। हमारा यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द यूनिट। देखो, यूनिट के सिस्टम हम शायद लोअर क्लास में पढ़ते हैं। पहले हमारे सिलेबस में हुआ था सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, और इनके बीच में कंपैरिजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब बंद हो गया है। आजकल जो हम फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं वो मेनली एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं, जो कि हम अगले इसमें लेक्चर के मिड पार्ट में देखेंगे कि एसआई स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होती है, वो देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यूनिट चेंज करने वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो इस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है उसमें यूनिट्स पर जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उसी कंसेप्ट को समझना है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू से, सपोज दैट इज 2 kg, दैट इज मास। सपोज मास इज 2 kg, आप जो मटेरियल खरीद के लाए दैट इज 2 kg, है ना। और सपोज कोई लेंथ है L है, तो दैट इज 2 मीटर। तो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द यूनिट, दैट्स क्लियर। तो इसी तरह से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि 2 किलोग्राम इज बेसिकली 2000 ग्राम। तो दिस इज 2000 एंड दिस इज यूनिट, दिस इज द नंबर एंड दिस इज यूनिट। इसे अगर आप N1 लेते हैं, इसे आप U1 लेते हैं, तो कोई क्वांटिटी किसी यूनिट में N नंबर है, तो किसी दूसरी यूनिट में ये U2 जो है वो दूसरी यूनिट हो गई ना, ग्राम इज अनदर यूनिट, तो उसका नंबर चेंज हो गया। तो क्वांटिटी तो वही है, जिसे आप 2 किलोग्राम बोल रहे हैं या 2000 ग्राम बोल रहे हैं। तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम देखें तो हम ऐसा मेजर कर सकते हैं कि N1 U1 इज N2 U2, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि N1 U1 फिजिक्स में जिस क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखी हुई है, ऑप्शंस में है ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दिस इज, इसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, और एट देयर आंसर लिखा है 2, 4, 8, 10 तो अगर वहाँ यूनिट नहीं लिखा है तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। अगर आपने एग्जाम में कुछ सॉल्व किया, 10 बोर्ड में करके आए होंगे आप वैसे, और 11, 12 में भी सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं आंसर 22। व्हाट इज 22? 22 इज जस्ट द नंबर, उसका यूनिट कहाँ है भाई? 22 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है?
कुछ नहीं ना। तो वो नंबर, यूनिट की वैल्यू जब तक नहीं लिखी होती, व्हाट इज द यूनिट, तब तक कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोलूँगा मैं आपको 100 दूंगा, क्या दूंगा, 100 रुपये दूंगा, 100 पैसे दूंगा, तो यूनिट कहाँ है? तो यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई एक फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स के बीच में, नंबर्स और यूनिट्स के बीच में रिलेशन बड़ा सिंपल है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। दैट्स क्लियर। तो इसी तरह से हम यूनिट्स को समझते हैं आगे, है ना। अब यूनिट्स के कन्वर्जन होते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर वी नो 100 सेंटीमीटर, राइट। 1 किलोग्राम इज बेसिकली 1000 ग्राम, एंड सो ऑन। दैट्स ओके। तो ये हो गई हमारी सिंपल यूनिट्स, और उसका कंसेप्ट होगा n1 u1 u2 n2 u2। इस पर बेस प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम, कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। वैसे किलोग्राम और मास जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स में आता है, हम इसके बारे में आगे चैप्टर के मिड पार्ट में पढ़ेंगे। और जैसे हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी? किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हमने मेजर करी थी या स्पीड मेजर करी थी, उसके लिए क्या यूनिट ली जाती है, क्या मेजर की जाती है, यूनिट कैसे ली जाती है? 10 मीटर बाय सेकेंड। व्हाट इज मीटर बाय सेकेंड? यह वेलोसिटी का यूनिट है, राइट। या डेंसिटी मेजर करते हैं, डेंसिटी के लिए क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, राइट। जब मास बाय वॉल्यूम की बात आती है तो यह इसका यूनिट क्या हो जाता है? नॉर्मली इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से डेंसिटी का यूनिट होता है। तो मीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड, इनमें डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। यहाँ अकेला किलोग्राम है, यहाँ अकेला मीटर है, और ये मीटर बाय सेकंड है, और ये किलोग्राम बाय मीटर क्यूब है। ये यूनिट्स क्या कही जाती है? जो दो यूनिट्स की हेल्प से जो नई यूनिट बनाई जाती है उसे डिराइव यूनिट कहा जाता है। दीज आर डिराइव यूनिट्स। ये क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो यह हमारी यूनिट्स होती है, डिराइव्ड यूनिट्स होती है, इन्हीं यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। मैं इसे ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करना चाहता, बस आप समझ लीजिए कि डिराइव्ड यूनिट्स होती है ये। अब क्या होता है, अलग अलग डिराइव यूनिट्स डिपेंड करती है मेन यूनिट्स पर, है ना। जैसे डिराइव्ड यूनिट है किलोग्राम बाय मीटर क्यूब है, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक ही क्वांटिटी की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में अलग होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अलग होगी, और किसी और सिस्टम में, किसी और प्लेनेट पर, किसी और साइंस सिस्टम में अलग होगी। तो इनको कन्वर्जन पे जो क्वेश्चन आता है वो हमें समझना है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक इक्वल का साइन है ना, एक प्लस का साइन भी है, और यहां लिखा है m इज द मास, और यहां लिखा है 2 + b, है ना। और यहां लिखा है m इज मास, m इज द मास, m इज मास इन किलोग्राम। मैं लिख देता हूं m इज इक्वल टू मास इन किलोग्राम। देखिए यूनिट्स की इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस रिलेशन को मैं 7 स्टार सिस्टम कहता हूं। 7 स्टार इंपॉर्टेंस रखता है ये फिजिक्स में। फिजिक्स स्टार्ट हुआ नहीं आपका और आप 7 स्टार फिजिक्स का पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है जब आप कोई फिजिकल इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स में, तो उसमें प्लस होता है, माइनस होता है, इक्वल टू होता है, डिवाइजर भी होता है, सब होता है ना। आप कभी बाजार से कोई सामान लेके आए तो आप ऐसा तो नहीं कहते कि मैं 2 किलो आलू और 20 मीटर भिंडी लेके आया, 20 मीटर भिंडी की लेंथ लेके आया, ऐसा तो नहीं होता ना। किलोग्राम में ही मेजर होता सारा, है ना। तो एक क्वांटिटी अगर सम अप हो रही है तो दोनों क्वांटिटी फिजिकल सेम होती है। मतलब हम ऐसा कभी नहीं कह सकते, हाँ ऐसा जरूर बोल सकते कि दिस क्यू इज इक्वल टू, सपोज हमने किसी ने कहा क्यू इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड 100 ग्राम, इज दैट ओके? ऐसा किसी ने कहा तो ये ओके है या नहीं? इट इज ओके, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि हम 2 किलोग्राम और 100 ग्राम को लिख एक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मास का यूनिट है। किस बात का यूनिट है? मास का। हम लिखते हैं टाइम इज 1 आवर एंड 2 मिनट एंड 10 सेकेंड, नो प्रॉब्लम, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लिखती, लिख सकते हैं। हम सेम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट्स में भी होने के बावजूद भी हम, देखो ये तीनों डिफरेंट यूनिट्स हो गए ना, टाइम का 3 यूनिट होता है, आवर भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, डिपेंड करता है, लेकिन तीनों एक ही क्वांटिटी के मेजरमेंट्स हैं, तो तीनों को ऐड कर सकते हैं हम, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मास इज 2 kg प्लस 5 सेकेंड, ऐसा तो फिजिक्स में कभी होता ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो ये जो इक्वल टू का साइन है, 7 स्टार पॉइंट यही कहता है मेरा कि जो इक्वल टू साइन है, इसके इधर और इसके इधर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर इधर टाइम है तो इधर भी टाइम है, इधर किलोग्राम है तो इधर किलोग्राम है, इधर वेलोसिटी इधर भी वेलोसिटी, इधर फोर्स है इधर भी फोर्स है, इधर एनर्जी तो इधर भी एनर्जी है। और यहाँ तक कि अगर यह मास है तो यह भी मास ही होगा, यह भी मास होगा। और अगर कुछ और है यहाँ पर C प्लस 3 प्लस D समथिंग ऐसा कुछ आता है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट द क्वेश्चन, ठीक है ना, तो यह पूरा मिलाकर भी मास होगा, इस पूरे की यूनिट होगी मास, राइट। तो इसका क्लियर मीनिंग है कि वी कंसेप्ट क्या लिखेंगे हम, वी कैन ऐड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन ऐड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही चीज़ होती है, फिजिक्स में और मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ होती है। क्योंकि कोई कहता है सर आपने 2 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, तो मैं कहता हूँ भाई 2 प्लस माइनस ऑफ 3, 2 में मैंने -3 को ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 2 - 3। आप उसे समझेंगे 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, पर मैं कहूँगा 2 में मैंने -3 को ऐड किया, सेम थिंग। तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों एक ही चीज़ होती है फिजिक्स में, बस क्वांटिटी जो ऐड हो रही है वो नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है। वी कैन ऐड ओनली सम फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू मास प्लस मास प्लस मास, दिस इज ऑल मास, तो दिस डिवाइड बाय दिस विल बी द मास। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये तो सब अपने आप सेट होता है। कैसे सेट करना है, कैसे इसका वर्कआउट करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसे फिर से समझते हैं, इसे साफ कर देता हूँ मैं, आप चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, पर मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे डिराइव यूनिट्स कैसे निकाली जाती है, डिराइव यूनिट्स कैसे बनाते हैं, है ना। चलो मैं फोर्स की यूनिट बनाता हूँ, फोर्स के लिए बात करता हूँ, फोर्स का यूनिट कैसे बनाई जाती है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। और इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं इससे एक और बात बताता हूँ। ये रिलेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए। जिन लोगों ने 11 पढ़ चुके हैं या 11-12 पूरा पढ़ चुके हैं, उनके लिए फिर से ये बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिक्स में अगर आप यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं और जल्दी से करना चाहते हैं और एक्यूरेटली करना चाहते हैं, तो उसमें ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनर्जी और फोर्स पूरे फिजिक्स में सब जगह मिलता है। आप मैकेनिक्स देखो, मैकेनिक्स में मिलेगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेगा आपको, मैकेनिक्स के दूसरे पार्ट में मिलेगा, एसएचएम में मिलेगा, वेव्स ऑसिलेशंस में मिलेगा, फोर्स और एनर्जी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, मैग्नेटिज्म में मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिलेगा, और आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मिलेगा, फोर्स और एनर्जी, और वो कि दूसरे चैप्टर्स में मिलेगा, यहाँ तक कि ऐसी अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा। तो इस तरह से फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में आप एक्सेलरेशन, फोर्स और एनर्जी हर जगह मिलती है। तो सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको फिर से ये बता दूं कि यह एनर्जी का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन में हम इसे फिर से पढ़ेंगे, जब डायमेंशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, तो डायमेंशनली इसको कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन हम केवल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ताकि यूनिट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बन जाए, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है वो होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम इसे, डिस्प्लेसमेंट। और मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये है। कुछ लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, और लिखते हैं डिस्टेंस
इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ भाई, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है, 11 12 पास हो चुके हैं, डिस्टेंस एक स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इसको वेक्टर, तो पहली बात वेक्टर के लिए ये जो लेसर और ग्रेटर वाला साइन तो कहीं भी यूज नहीं हो सकता है, तो फिर ये लिखना तो महापाप है, महामूर्खता है। और ऐसे एक नहीं कितने लेक्चर्स में लिखे हैं, लाखों लोगों ने देखा है। तो ऐसा तो बेवकूफ़ी है यार। फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डिस्प्लेसमेंट का क्या करें हम। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है, तो उसका रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है फिजिक्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू लेंथ कह लो आप थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इसको आप लिख लो, एनर्जी जो होती है फोर्स इनटू लेंथ, जो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, यूनिट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है आपका, तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम। और यू कैन से लेंथ अपॉन टाइम, थोड़ी देर के लिए आप लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि लेंथ का यूनिट डिवाइड बाय टाइम का यूनिट, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, यूनिट बाय पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी को लेते हुए अगर अल्टीमेटली हमको एनर्जी का कंसेप्ट डिराइव करना है, तो हम यहाँ स्टार्ट यहाँ से करते हैं। लेंथ क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा वेलोसिटी क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड हो गया ये वेलोसिटी, डिवाइड बाय सेकेंड, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, वेलोसिटी मीटर बाय सेकेंड डिवाइड बाय टाइम, दैट इज सेकेंड का यूनिट। ये यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और यू कैन राइट इज मीटर सेकेंड का पावर -2 में लिखूंगा, स्पेस नहीं है मेरे पास। फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो जाएगा किलोग्राम, नॉट एम, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और एनर्जी क्या हो गया, फोर्स इंटू लेंथ, तो यह रहा फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एक मिनट, किलोग्राम फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है ना। फोर्स ये रहा, इसमें लेंथ क्या होता है मीटर, तो इसमें एक की प्लेस पर मीटर इंटू मीटर हो जाएगा ना, एक लेंथ तो यहाँ से आ गया और एक मीटर पहले से है। तो फोर्स, दिस इज फोर्स इंटू लेंथ, ये मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर हो गया। स्पेस नहीं है, मैं पूरा डिराइव करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा फोर्स दैट इज kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू लेंथ इज अगेन मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर। या इन शॉर्ट आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड क्यों, क्योंकि ये अपने आप में फंडामेंटल नहीं है। जब फंडामेंटल चीज़ों को मिला के नई चीज़ बनाते हैं तो डिराइव्ड कही जाती है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2, तीन चीज़ें आ गई और इससे हमारा डिराइव यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसी पर बेस क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, और एक दो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। हाँ, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें हम। इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन किलोमीटर्स, ठीक है। x क्या है, किलोमीटर्स में है, ठीक है। x इज इक्वल टू a इंटू टाइम प्लस BT स्क्वायर। x का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ x इज गिवन किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था वो आपको याद होगा, बिल्कुल होगा। while t is in time in seconds, t जो है टाइम है सेकेंड्स में, ठीक है। एंड t is in second and the unit of b is, then the unit of b is, unit of b फाइंड करना, इट्स वेरी इजी। देखिए, अगर x किलोमीटर्स में है तो ये भी किलोमीटर्स में होना चाहिए और ये भी किलोमीटर्स में होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लस में है। और इक्वल टू के इधर जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो इसी फिजिकल क्वांटिटी इधर होती है, इधर भी होती है। तो ये अगर फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है जिसका यूनिट किलोमीटर है, तो यह फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम एक ही यूनिट ले रहे हैं सबकी, किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर होगा और ये भी किलोमीटर होगा। तो हमें यूनिट किसका निकालना है, बी का।
तो हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर जो होगा वो किलोमीटर्स होगा, ठीक है, मीटर। तो इसका यूनिट किलोमीटर है, तो हम एक बात ध्यान रखते हैं कि बी का यूनिट क्या होगा। देखो यूनिट ऑफ बी, यूनिट को उसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो यूनिट ऑफ बी जो होगा वो होगा किलोमीटर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम का स्क्वायर, किलोमीटर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टी स्क्वायर। ऑब्वियसली यार कहने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भी डिवाइड कर सकते थे आप कि किलोमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर डिवाइड बाय, इसलिए ऐसे लिख देता हूं, किलोमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यह बी टी स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट किलोमीटर होगा, तो बी का यूनिट जो होगा किलोमीटर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर का यूनिट दैट इज सेकेंड स्क्वायर, दैट इज किलोमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एक्चुअली यह क्वेश्चन इस चैप्टर के में लिया जरूर गया है, लेकिन यह उसे ही आता है जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है। आप जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोई सा भी थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या कोई सा भी चैप्टर, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालना सीखना पड़ती है, और यूनिट निकाला पड़ती है और याद भी रखना पड़ती है। एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए उसका कोई, देखो आजकल तो क्या होता है कि एग्जाम बहुत कम क्वेश्चंस की हो गई, 50 60 75 क्वेश्चन आते हैं, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 100 और आईएएस जैसा एग्जाम तो 120 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें से हर चैप्टर में बेचारा 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता था। अभी तो क्या है कि 75 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एग्जाम है, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कोई पूछता भी नहीं होगा आज के ज़माने में, तो इसलिए लेकिन हमें कंसेप्ट आना ही चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स के, ठीक है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्लास 12 के बच्चों को पता होगा, एनर्जी बाय टाइम, थर्मल कंडक्टिविटी का के होता है, ए एरिया होता है, टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से डिराइव किया जाता है उसका, ये होता है जूल, मैं जे लिख देता हूँ, ये होता है टाइम सेकेंड, के का यूनिट हमें पता करना है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ये टेम्परेचर है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर का यूनिट माइनस टेम्परेचर का यूनिट टेम्परेचर का यूनिट होता है। तो ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस भी तो टेम्परेचर ही होगा भाई, तो टेम्परेचर हो या उसका डिफरेंस हो, उसका यूनिट टेम्परेचर होता है जो कि केल्विन में होता है, ये के है ना, और ये कैपिटल के है केल्विन का, डिवाइड बाय डी, डी डिस्टेंस होता है। तो जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता है वो इसे बहुत आराम से निकाल सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लो कि कैसे फार्मूला होता है, उस फार्मूले में कैसे उसकी यूनिट्स लिख दी जाती हैं, और यहाँ लिख देते हैं यूनिट्स। भाई मैं लिख दूंगा, मेरा धर्म है ये लिखना, कि ऐसा ना कल को कोई कहते सर ऐसा था फार्मूला देखे ही नहीं, फार्मूला कहाँ से आ गया, भाई यूनिट ऑफ दिस, ये यूनिट्स निकालने की एक सिंपल सी हमारी मेथड होती है। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। के का यूनिट क्या होगा, जूल बाय सेकंड डिवाइड बाय मीटर डिवाइड बाय केल्विन, तो जूल बाय सेकंड डिवाइड बाय मीटर डिवाइड बाय के फॉर केल्विन या के केल्विन, तो जूल बाय सेकंड, जूल बाय सेकंड तो वॉट होता है, जूल बाय सेकंड होता है वॉट, तो हम वॉट ले सकते हैं, ये वॉट हो गया, बाय मीटर बाय केल्विन तो मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता था, कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस, अब फ्री स्पेस की यूनिट निकालना है भाई। देखिए एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सारे बच्चे जानते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखी है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ये पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट उसकी यूनिट निकालना है, इसको इधर लाओ,
ये आ गया इधर, फोर्स को बोलो तुम नीचे जाओ, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 और फोर्स इंटू आर स्क्वायर। 4 पाए वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। ये मैं केवल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसको वही समझ सकता है जिसने फॉर्मूला कर रखा है ना। Q1 Q2 कूलम का स्क्वायर हो गया। अब फोर्स का, मैंने आपको पहले ही कहा था फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि हम पहले ही चैप्टर में पढ़ते हैं, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और उसके अकॉर्डिंग उसको बस ऊपर नीचे का ध्यान रखना, कहाँ ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, अनलेस देयर विल बी प्रॉब्लम। चलो हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट, ये इस क्वेश्चन को लिया क्यों मैंने, आखिर मैं बता दूं कि ये ऐसा क्वेश्चन है, इतनी बार इतने एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा गया है कि क्वेश्चन भी पूछ पूछ के थक गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है, और स्टीफन कांस्टेंट की जो है यूनिट जो होती है वाट बाय मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 होती है ना, और यही इसकी यूनिट होती है। आप चाहें तो स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट होती है एनर्जी रेडिएटेड पर टाइम, एरिया, एप्सिलॉन, टेम्परेचर टू द पावर 4। यहां से स्टीफन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ओनली, ये स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है इस चैप्टर में। एप्सिलॉन जो है ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको Q/T, इसको लिख सकते हैं वॉट, है ना, एनर्जी बाय टाइम होता है वॉट, एक नया फॉर्मूला, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है जितना एनर्जी वाला फॉर्मूला का होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, है ना। एरिया होता है तो इसे मीटर स्क्वायर में ले लो, और एप्सिलॉन नॉट होता है, टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन कैपिटल के और उसका पावर 4। तो ये यूनिट्स लिखता हूं मैं, यूनिट ऑफ पूरे सिस्टम का यूनिट निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से देखा जा सकता है, एप्सिलॉन हो जाएगा वॉट डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4। वैसे बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों इसमें इतना प्यार है एग्जामिनर को, इससे बहुत पूछा गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, रोक के मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत कम बच्चे कर पाते ढंग से इसे, तो इसे अच्छे से सीखिए, बिल्कुल बन जाएगा आपसे भी। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम एंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। देखिए डेंसिटी क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिखा गया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक नया सिस्टम है, उसमें डेंसिटी निकालना है हमें। मैं लिख देता हूं न्यू डेंसिटी। न्यू डेंसिटी, न्यू डेंसिटी क्या होती है, न्यू डेंसिटी की यूनिट्स क्या होती है बताइए आप। न्यू डेंसिटी होगी आपकी न्यू मास यूनिट, आपने नया डेंसिटी बनाया है तो उसका नया मास यूनिट डिवाइड बाय न्यू लेंथ यूनिट का क्यूब। ठीक है भाई, आपने एक नया डेंसिटी का यूनिट बनाया। नॉर्मल डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सीजीएस में क्या होता है, मास क्या होता है ग्राम में, और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। अब मैंने न्यू डेंसिटी सिस्टम बनाया जिसमें न्यू मास यूनिट डिवाइड बाय न्यू लेंथ यूनिट का क्यूब। अभी आपने क्वेश्चन में ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है एक नया सिस्टम, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक नया सिस्टम होगा ये कोई, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, न्यू मास यूनिट और एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। इसका सीधा मतलब है न्यू लेंथ का यूनिट जो है वो, इसे इस तरह से लिखिए, मैं आपको बताता जा रहा हूं। हम इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यह मास है, सॉरी यह हमारा नंबर है, यह यूनिट है, यह नंबर है, यह यूनिट है, राइट।
अब न्यू लेंथ यूनिट जो है, नया लेंथ का यूनिट है, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब न्यू लेंथ यूनिट 10 सेंटीमीटर है, कितना यूनिट? 1 यूनिट है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें क्या करना है, एक न्यू डेंसिटी बनाई, न्यू डेंसिटी हो गई न्यू मास यूनिट डिवाइड बाय न्यू लेंथ यूनिट क्यूब। अब हमें जो न्यू यूनिट्स दे रखी है उन्होंने, उसको स्विच करना है यहाँ पर। तो न्यू मास यूनिट क्या है? न्यू मास यूनिट है 100 ग्राम। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, न्यू मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। इसको एक बात ध्यान से रखिए, 1 न्यू मास यूनिट, ओके, न्यू 1 है ना, इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए। 1 यहाँ साइलेंट था, कहीं भी अगर सेंटीमीटर लिखा दिखाई दे तो समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर है, कहीं भी मीटर दिखाई दे तो आप समझ लो 1 मीटर है, कहीं भी किलोग्राम दिखाई दे समझ लो 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो 1 न्यू डेंसिटी का यूनिट जो है वो 1 न्यू मास यूनिट डिवाइड बाय 1 न्यू लेंथ यूनिट का क्यूब, ठीक, राइट। अब हम क्या करेंगे कि न्यू मास यूनिट जो है वहाँ लिखेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। ग्राम भी लिखना आवश्यक है, पूरा लिखेंगे, 100 भी और ग्राम भी। न्यू लेंथ यूनिट, न्यू लेंथ यूनिट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब, ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर के क्यूब। ध्यान से देखिए, ये 100 है और 10 का क्यूब नीचे आएगा और सेंटीमीटर का क्यूब नीचे आएगा, तो ये होगा 100 और 10 का क्यूब होगा 1000, 3 जीरो आएंगे, और ये होगा ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा। यह क्या है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसे लिखिए 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या थी? हमारा ओड यूनिट था। तो आप देखिए 1 न्यू यूनिट, 1 न्यू डेंसिटी का यूनिट जो है वह होगा हमारा यह ओल्ड यूनिट, जो ओल्ड यूनिट था, या आप जिसे कहें पहला वाला यूनिट था, डिवाइड बाय 10 है, ठीक है, ठीक, दैट इज यू कैन से 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर बाय 10। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? सीजीएस सिस्टम में कोई चीज है 4 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जो 4 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब था, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकता हूं 10 टाइम्स न्यू यूनिट। तो 4 तो एज इट इज है हमारा, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब जो था यहां से निकाला जाएगा। देखिए ध्यान से, यह ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यह ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, हम ऐसे चेंज करना है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 10 टाइम्स न्यू डेंसिटी यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, इसे फिर से मैं लिख लेता हूं, 1 न्यू यूनिट, ओफो नीचे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 1 न्यू यूनिट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बाय, डिफिकल्ट है लिखना, पहली बार लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर इस तरह से, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 10 टाइम्स द न्यू यूनिट, ठीक है। तो यहां लिख जाऊंगा 10 टाइम्स न्यू यूनिट, तो ये हो जाएगा 40 न्यू यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। तो यह हमारा आंसर होगा बी, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर हम सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम कंसेप्ट पर। In a particular system, the unit of length, mass, time are chosen to be 10 gram, 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The new unit of force in this system will be, ठीक है। हम वही हमारी मेथड यूज करते हैं, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? फोर्स क्या होता है? मास का यूनिट है ना, तो मैं यहां लिखूंगा न्यू मास का यूनिट, तो मैं एन डॉट लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। न्यू लेंथ का यूनिट
और डिवाइड बाय न्यू टाइम का यूनिट का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्स। फोर्स पढ़ा था हमने, फोर्स आपको याद होगा, मैंने बताया था फोर्स का यूनिट था मास, दैट इज किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट था। और ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको न्यूटन नहीं बताया पर बता देता हूं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। यह होता है एक न्यूटन। इसे हमें याद रखना है हमेशा, ठीक है। फिर से लिख देता हूं, 1 न्यूटन दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। मैंने इस बार अलग तरीके से लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो जो मीटर है वो 1 मीटर है। अब मैं इस 1 मीटर को सीधे सीधे रिप्लेस कर सकता हूं 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। सेकंड 1 किलोग्राम को सीधे सीधे रिप्लेस कर सकता हूं 1000 ग्राम से। यही मेथड यूज करना है आपको, यही मेथड यूज करना है आपको यूनिट्स को कन्वर्जन के समय और उसके क्वेश्चन करते समय, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लंबी चौड़ी फेंकने से कोई मतलब नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है, आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाता है ना। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास न्यू मास यूनिट, न्यू लेंथ यूनिट अपॉन न्यू टाइम यूनिट। न्यू मास यूनिट क्या बोली जा रही है? 10 ग्राम। ओह 10 ग्राम, वेरी गुड। और न्यू लेंथ यूनिट क्या बोली जा रही है? 10 सेंटीमीटर। न्यू 10 यूनिट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली मैंने जैसे कि पहले ही कहा है, 1 न्यू यूनिट किसके बराबर होगा? 1 न्यू यूनिट, 1 मास का यूनिट, 1 न्यू लेंथ का यूनिट इंटू 1 न्यू टाइम के यूनिट का स्क्वायर। ये होगा हमारा न्यू यूनिट सिस्टम। तो 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर, 1 न्यू यूनिट हो गई 10 ग्राम, 1 न्यू लेंथ यूनिट हो गई 10 सेंटीमीटर, और 1 न्यू टाइम का यूनिट हो गया 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें क्यों न्यूटन के बारे में पता है कि न्यूटन होता है 1 kg बाय मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, 1 kg इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, ये तो बड़ी मुसीबत है। ग्राम कितना हुआ? ग्राम हुआ 1 kg बाय 1000, ठीक है। तो लिखते हैं इसे फिर से 10 ग्राम को लिखो 1 kg बाय 1000। यह तो न्यूमरेटर में है, एक नई मुसीबत है, कोई बात नहीं। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना हो गया भाई? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, देखिए इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 1/10 मीटर हो जाएगा, ये है ना। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड किया तो 1 m/10 दैट इज मीटर बाय 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यह जो 10 सेंटीमीटर है इसको लिखूंगा m/10 दैट इज मीटर बाय 10, या 1 मीटर बाय 10, यू कैन से 1 मीटर बाय 10, 1 इंटू मीटर जो है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये हो गया सीधे सीधे, सीधा सीधा हिसाब है। इसको लिखो 1 के हिसाब से और उसको चेंज करते जाओ। अब नीचे 0.1 सेकंड का स्क्वायर, तो 0.1 को तो बाहर ले लो आप, है ना। 0.1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सेकंड का स्क्वायर यहां रहेगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, दैट इज क्लियर। अब इसको बड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ठीक है। ये 0.1 है, ये 100 नीचे आएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से लिखिए, ये किलोग्राम है ऊपर, ठीक है। ये मीटर है, मीटर का 10 नीचे आ गया है, इसका 100 नीचे आया था, 0.1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर बचेगा केवल, ये हो गया। किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर क्या होता है? ये न्यूटन होता है। किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर क्या होता है? वो न्यूटन होता है ना। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हमने ले लिया, और n बाय हो गया 10, क्लियर, ये हो गया 10। तो क्या हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया कि 1 न्यू यूनिट, सॉरी हाँ, 1 न्यू यूनिट क्या आया? आंसर क्या आया? हमारा 1 न्यू यूनिट आया न्यूटन बाय 10 के इक्वल,
दैट इज 0.1 न्यूटन। ठीक है, दिस इन द यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी 0.1 न्यूटन, दैट इज न्यूटन बाय 10। दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन का फ्लो आप समझ लीजिए कि यह हमको याद रखना है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और मीटर को सेंटीमीटर को किस तरह से रिप्लेस करते जाएंगे हम आगे आगे कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसी मेथड को यूज करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही याद रखो, बस जैसे जैसे जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और काटा पीटे तो आपको ध्यान से करना ही करना है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं बड़े दुख देते हैं, कौन सा कहाँ जाएगा, जीरो कैसे आएगा, वो कोई बड़ा टेंशन नहीं, कोई भी कर सकता है ये। और 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट इसके ध्यान से इस तरह से लिखना है ना। ठीक है, ये देखिए आपने 1 न्यूटन को मैंने लिखा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बाय 1 सेकंड का स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा, तो इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम और आगे बढ़ेंगे इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या नहीं है? एनर्जी का यूनिट मैंने आपको बताया था कि मास था, जो था मुझे विचार से था किलोग्राम, राइट, और किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2, ये याद था एनर्जी का यूनिट था, पक्का याद है। तो ये तो दिख ही नहीं रहा, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो आंसर तो हमें आसानी से मिल गया, लेकिन जो यूनिट है वो ये एनर्जी का यूनिट, वॉट आवर एनर्जी का यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, न्यूटन इंटू मीटर एनर्जी का यूनिट होता है। और ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, और यह पढ़ते हैं हम अपना वर्क एनर्जी पावर में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको सारे कंसेप्ट पता होना, क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सी है कौन सा नहीं है। और आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं एसआई बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि पहले सीजीएस एमके सिस्टम था, अब जो है वो एसआई सिस्टम आ गया, और मोस्टली प्रॉब्लम एसआई सिस्टम में ही पूछी जाती है। तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, बेस क्वांटिटी का क्या मीनिंग है? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और इन सबकी यूनिट्स डिराइव करके बताई थी, है ना। अब अगर हम सबकी यूनिट अलग अलग बना लें, सबको बेस यूनिट में ले लें, तो बहुत बड़ी लंबी नंबर हो जाएगी, है ना। जब एक्सेलरेशन को हम लेंथ और टाइम और इसमें ले सकते हैं, तो फिर हम जबरदस्ती उसके लिए अलग यूनिट क्यों बनाएं। तो बेस क्वांटिटीज दुनिया में जितनी भी अभी तक हमारे प्लेनेट पर 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उन 7 बेस क्वांटिटीज से आप दूसरी किसी भी यूनिट की दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट डिराइव कर सकते हैं, है ना। बेस क्वांटिटीज जो होती है वो, उसकी डेफिनेशन यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो लंबा चौड़ा काम होगा, बहुत टाइम लगता है डेफिनेशन लिखने में और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। We can derive unit of any other physical quantity। टोटल कितनी है? टोटल डिफाइंड यूनिट से वो 7 है, और हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली क्वांटिटी है हमारी क्वांटिटी है, उसका नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। डिफाइन किसे किया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफाइन क्यों किया है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। पहली बेस क्वांटिटी है, सपोज हम लेते हैं, पहली बेस क्वांटिटी है लेंथ, है ना। बेस क्वांटिटी लेंथ है, जिसका नाम है मीटर, जिसकी यूनिट हमने डिफाइन करी है मीटर, नेम ऑफ द यूनिट इज मीटर, है ना। यूनिट का नेम जो है, बेस क्वांटिटी जो है यूनिट नेम, उसकी यूनिट का नेम है मीटर, और सिंबल है एम। अब आपने इस बेस क्वांटिटी को डिफाइन कैसे किया है भैया? 1 मीटर मेरे कंट्री में, 1 मीटर दूसरी कंट्री में, 1 मीटर दूसरी दुनिया की किसी भी कोने में वही होना चाहिए जो सबके पास है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्यूरेट लेंथ है? तो दुनिया में लाइट जो होता है वो बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, जो 1 सेकेंड में, लाइट 1 सेकेंड में कितना चलता है बताइए? लाइट जो होता है, लाइट ट्रेवल्स
299,792,458 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट चलता है 3 लाख किलोमीटर। 3 इंटू 10⁸ हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेट वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये उसकी ट्रेवल करता है एक सेकंड में। तो हम उसको 1 बाय, देखिए क्या हो गया, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, 1 मीटर की डेफिनेशन कैसे ली गई, इट इज लेंथ ट्रेवल बाय लाइट इन 1 बाय 299,792,458 सेकेंड। मतलब सेकेंड के 299,792,458 वे हिस्से में। आप समझ रहे हैं इस बात को, एक सेकेंड का 299,792,458 पार्ट लिया। हम लेते हैं 1/2 पार्ट, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10। तो वो इतने पार्ट नहीं करना है हमको, एक सेकेंड के हमें 299,792,458 पार्ट निकालना, उतना छोटा पार्ट निकालना है। उस एक पार्ट में जितना लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में, इन वैक्यूम, है ना, इन वैक्यूम भी लिखना आवश्यक है, नहीं तो फिर बोलेंगे कि अरे यार ये तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग चलता है। इन वैक्यूम जो है इतने टाइम में जितना चलता है वो 1 मीटर है। पहले ये कुछ अलग तरह से डिफाइन किया हुआ था, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एसआई सिस्टम में। ठीक है, अब दूसरी यूनिट लेते हैं, मास। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास। देखा था हमने कि हमको वही एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, दूसरी जो चीज चाहिए, मास के लिए है किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी। अब ये मास कितना होता है, 1 केजी मास कितना होता है एक्चुअली। साइंटिस्ट और आपने कभी देखा होगा कि दुकान पर जो हमारा किलोग्राम का मेजर होता है उसके स्टैंडर्डाइज करती है गवर्नमेंट, आके स्टैंडर्डाइज करती है कि हाँ 1 किलोग्राम तुम यूज़ कर रहे हो, वो 1 किलोग्राम ही है, 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो ऐसा स्टैंडर्ड है उससे मेजर किया जाता है 1 किलोग्राम कितना होता है। उसके लिए एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल मेटल है, किसी से, हवा से, किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है। ये प्लेटिनम स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाया हमने, केप्ट एट सेवरस, एक जगह है पेरिस के पास में, फ्रांस में। बिल्कुल कांच के अंदर संभाल के रखा गया है। फोटो में चाहूँ तो दिखा दूंगा, कभी हुआ तो। संभाल के रखा गया है, जिससे पूरी दुनिया के लोग जाकर जब भी जरूरत पड़ी 1 किलोग्राम उससे इक्वली मेजर करते कि हाँ भाई हमारा 1 किलोग्राम यूज़ करते करते कभी घिस गया तो अब एक्यूरेट 1 किलोग्राम कहाँ से लाए, तो सेवरस जाएंगे, उस मास को निकालेंगे, उसको तोलेंगे, भाई ये हो गया हमारा। ठीक है, कहानियाँ हैं, उसका क्या करें। सेकेंड, टाइम। नेक्स्ट यूनिट है हमारे टाइम। टाइम का यूनिट हमने लिया स्टैंडर्ड सेकेंड, है ना, और उसका सिंबल है एस या एसईसी भी लिखते हैं कुछ लोग, सेकेंड लिखते हैं, एस लिखते हैं नॉर्मली, स्मॉल एस। और 1 सेकेंड कितना टाइम होता है दुनिया में? 1 सेकेंड, आपने एक बात देखी होगी कि आइंस्टाइन ने कहा है कि टाइम जो स्लो हो जाता है फास्ट हो जाता है ना, कि स्पीड, अगर आप ऐसे एक स्पेसशिप में बैठे हैं और चलें और लाइट की स्पीड नहीं, तो लाइट की स्पीड से आधी या लाइट की स्पीड की कंपेरेबल स्पीड से चलें तो उसमें टाइम स्लो हो जाएगा। तो टाइम के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है जो हमेशा ब्रह्मांड के शुरू से लेकर आज तक कांस्टेंट है और ब्रह्मांड के सभी कोने में कांस्टेंट हो? तो इट इज द टाइम। कौन? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज द टाइम in which cesium-133 atom makes 9192631770 oscillations. By cesium atom 133 well known atom है, और इसके 9192631770 ऑसिलेशन जितने टाइम में होते हैं उतने टाइम को 1 सेकेंड माना गया है। तो इस पर हम ऑसिलेशन जो है एटॉमिक क्लॉक भी बनाई गई है। अब हम क्या करते हैं, एक स्पेसशिप लेते हैं और स्पेसशिप में 3 घड़ी लेते हैं। एक तो लेते हैं जिसमें आपको नंबर होते हैं ना, जो आप लिखते हैं, जिसमें चाबी भरी जाती थी, और एक डिजिटल क्लॉक ले लेते हैं, है ना, 4.33 आपका टाइम बताती है, और एक आपके एटॉमिक क्लॉक ले लेते हैं जो सीजियम वाली क्लॉक है वो ले लेते हैं।
और इसको बहुत तेज़ी से स्पीड से चलाते हैं। तो इतनी तेज स्पीड से चलाते हैं कि जिसमें अंदर जो है सिस्टम टाइम स्लो हो जाएगा। तो क्या तीनों घड़ियाँ स्लो होगी? तीनों घड़ी 1 सेकेंड जो इसमें होता है, ये भी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तीनों का 1 आवर इक्वल होगा? बोलिए, आपकी ब्लड हार्ट बीट जो है वो भी स्लो होगी, फास्ट होगी, टाइम क्या होगा? देखिए, जब टाइम स्लो होता है ना, सभी तरह की घड़ियों के लिए स्लो होगा। सीजीएम क्लॉक के ऑसिलेशंस भी उसी तरह से स्लो होंगे, डिजिटल घड़ी के ऑसिलेशन भी, या मैकेनिकल घड़ी हो, सभी घड़ियों के लिए टाइम इक्वली स्लो होगा। अगर ये आधी स्पीड से चली तो ये भी आधी स्पीड से, ये भी आधी स्पीड से चलेगी, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी हो। तो कुल मिला के टाइम डायलेशन जो है वो एक हाई स्पीड रॉकेट में होगा हाइपोथेटिकली। तो ये सीजियम एटम ब्रह्मांड के सभी कोनों में नॉर्मल स्पीड पर, नॉर्मल कंडीशंस में 9192631770 ऑसिलेशन जितने टाइम में करता है उसे 1 सेकेंड टाइम माना गया है, नॉर्मल, है ना, जहां ग्रेविटी की वो नहीं है, एंड सो ऑन। तो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटीज, और अगली क्वांटिटी है हमारी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है, इसका नाम, यूनिट का नाम होता है केल्विन। केल्विन में हम थर्मो टेम्परेचर मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है के। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट जो है वो सब आपका डॉक्टर और एटमॉस्फेयर वाले यूज़ करते हैं कि भाई आज टेम्परेचर इंदौर का 26 डिग्री है, ये है वो है, बॉडी का टेम्परेचर इतना है, और जो भी है। तो केल्विन है हमारे फिजिक्स की क्वांटिटीज़ का टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट, और हर चीज़ का टेम्परेचर होता है। मेरा एक टेम्परेचर है, कैमरे का एक टेम्परेचर है, रूम का एक टेम्परेचर है, आइस का एक टेम्परेचर है, वाटर का एक टेम्परेचर होता है, एंड सो ऑन। तो वाटर की स्टेट होती है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में वाटर जो होता है वो नॉर्मल प्रेशर की बात करो, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर जो वाटर का एक स्टेट होता है जो आइस के पास में होता है, जिसमें वो तीनों स्टेट में होता है, जिसमें वाटर, लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों फेज में होता है, ठीक है। और उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो उस ट्रिपल पॉइंट पर वाटर का टेम्परेचर है, लेकिन क्या वो टेम्परेचर जीरो है? नहीं, वो 0 सेंटीग्रेड के पास है, लेकिन वो जीरो नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे बोलते हैं वह तो वह होता है जहां पर सभी मोशन जीरो हो जाती है, सभी मोशन खत्म हो जाती है। पार्टिकल की, जब कोई भी पार्टिकल हो, एटम हो, गैस एटम हो, पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसके वाइब्रेशन, उसका मूवमेंट सब जीरो हो जाता है, उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की स्टेट होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वह एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स को, जिससे उसके मोशन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, और वॉट एवर इट इज जो भी होता है ना। तो ट्रिपल पॉइंट पर भी वाटर की मोशन एग्जिस्ट करती है, मतलब उसका एक टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से कितना ऊपर होता है यह देखा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो से जो ऊपर होता है वो 273.16 केल्विन होता है। तो अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट जीरो से 273.16 केल्विन ऊपर है, तो इसको हमने 273.16 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केल्विन मिलेगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट 5 मीटर है और 5 मीटर को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या होगा, 1 मीटर एक यूनिट हो गई। तो इसीलिए वाटर का टेम्परेचर की बेस पर हमने इसको डिफाइन किया, केल्विन क्या होता है। इट इज 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना। वाटर का ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, इसके बारे में और कभी बात करेंगे, बस न्यूमेरिकली अभी तो हम कल कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ाते हैं। एक चीज होती है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप कभी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करिए जिसमें बताएगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है आपके आसपास। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला में। कैंडेला आपकी जो बहुत पुरानी यूनिट है, सिलेबस में यह लाइट और इसके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी है, जो पार्ट था, वो हटा दिया गया है। पहले कहीं था वो किसी एग्जाम में, लेकिन अब तो किसी भी एग्जाम में नहीं है, तो इसका टेंशन मुझे नहीं लगता कि आपको लेना है। कैंडेला उसका यूनिट होता है, और इसका जो भी होता है वो हम अभी यहाँ छोड़ देते हैं, उसको कोई मतलब नहीं, हमारे काम का नहीं है ना। तो एक और चीज़ होती है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम इलेक्ट्रिक करंट को भी किसी और यूनिट में मेजर, इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट होती है एम्पियर
एम्पियर, और इसका सिंबल होता है ए। ठीक है, इसका सिंबल होता है ए। और इसे डिफाइन कैसे किया गया है? इसे डिफाइन बहुत सिंपल तरीके से किया गया है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो हम देखते हैं कि दो पैरेलल वायर्स के बीच में, जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, इक्वल करंट कोई जा रहा है। सपोज कोई इक्वल करंट है आई, और यह इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, और यह एक फोर्स प्रोड्यूस करता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दो वायर है, दोनों में इक्वल करंट आई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, और दोनों पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लग रहा है पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ पर इतना फोर्स है। अगली इन दोनों के बीच में 1-1 मीटर में टुकड़े काट दो तो हर टुकड़े के बीच में 2 इंटू 10⁻⁷ का फोर्स है। इनके बीच में भी, इनके बीच में भी 1-1 मीटर पर इतना इतना फोर्स सब जगह पर है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर मान लेते हैं हम। तो यह जो करंट है, इट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। देन दिस करंट इज सपोज टू बी 1 एम्पियर, एंड दिस इज द डेफिनेशन। आप इसे शब्दों में कहें या कैसे भी लिखें अपने शब्दों में, एंड दिस इज ऑल दैट। एक और चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं। IIT JEE मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई वो इंपॉर्टेंस नहीं है ना। एक और क्वांटिटी होती है हमारी, हम देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं इसको, इसे हटा रहा हूँ थोड़ा। एक और क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसे मेजर किया जाता है मोल में, और इसका सिंबल है MOL, मोल। और डिफाइन क्या क्या किया जाता है? इसकी डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू, देखिए मोल कंसेप्ट अपने आप में एक कंसेप्ट है। उस पर एक मोल कंसेप्ट पर वीडियो मेरा जो है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, जिससे आप मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के समझ लें। जिन्हें 11-12 पढ़ चुके हैं उन्हें तो आता ही होगा मोस्टली, और अच्छे से आता है तो भी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, 10 से 11 में आए हैं, उनको मैं बता दूं कि एक काउंटिंग होती है। मोल एक काउंट करने का सिस्टम होता है ना, कि हमें काउंट करना है कि भाई एटम्स तो बहुत बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों होते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक सारे जीरो होते हैं उसमें। तो हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि भाई मुझे पता होना इस कमरे में कितने आइटम्स हैं। मैं कैसे बताऊंगा? किलो में तो मेजर नहीं कर सकता, लेंथ में मेजर नहीं कर सकता, मीटर में मेजर नहीं कर सकता, सेकंड में मेजर नहीं कर सकता, तो आखिर किस में मेजर करूँ? नंबर, मुझे नंबर चाहिए, आई वॉन्ट नंबर। कैसे बता सकूँ कि 1 लीटर वाटर में कितने नंबर्स हैं एटम्स के या मॉलिक्यूल्स हैं? ये कैसे बताऊंगा मैं? तो उसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए हमने एक चीज डिफाइन करी। तो हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि भाई इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12 in 12 gram of it, or you can say 12 gram of carbon 12 मटेरियल। तो 12 ग्राम कार्बन का कंसेप्ट कहां से आया, और कार्बन ही क्यों लिया आपने, ये बताइए। क्योंकि कार्बन 12 पूरी दुनिया में है, सन पर भी है, यहाँ भी है, और दुनिया के हर कोने में, अर्थ पे भी है, पानी में भी है, और स्टेबल है। ठीक है, और हमारा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम में। पहले हाइड्रोजन लिया था, बाद में से कार्बन पे स्विच कर दिया। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो मैं ऐसे सीधे से लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12, कार्बन 12 वो है जो जिसके अंदर, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है ना। और ये मिल जाता है, प्योरली मिल जाता है, कार्बन 12 प्योरली अवेलेबल है ना। तो कार्बन 12 एक स्टेबल आइटम है,
ऑक्सीजन को भी जाएंगे देखने जाएंगे तो उसमें आपको मिक्सिंग मिलेगा, क्लोरीन में मिक्सिंग मिलेगा, हाइड्रोजन भी देखने जाएगा तो मिक्सिंग मिलेगा, हेवी वाटर, स्मॉल वाटर में, लाइट वाटर मिलेगा। तो कार्बन 12 इजीली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है, इसलिए उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12 इज इक्वल टू डिफाइन एज 1 मोल, 1 मोल, and this is also called as Avogadro number, that is approximately 6.02 into 10 power 23। एक्यूरेट वैल्यू आप बाद में देखते रहिए कहीं पर, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर वही होता है जो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर को इस तरह से डिफाइन कर दिया है। अब मुझे अगर कहीं से पता चल जाए कि कार्बन का मास 12 ग्राम में 1 मोल होता है, तो मैं यह पता कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल के आसपास होता है ना। तो अब इस कमरे में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, उससे निकाल के मैं इसके अलग अलग मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि कार्बन 12 का 12 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल कितना होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। 1 मोल क्या होता है, एक नंबर होता है, वो बहुत बड़ा नंबर होता है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 नियरली। तो ये इतना बड़ा नंबर होता है। तो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए एक ऐसी यूनिट मिल गई जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इस कंटेनर में इतना लीटर पानी है तो इसमें इतने मोल हैं, क्योंकि हम मोल को ग्राम से रिलेट कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास के रिलेशन से। तो उसके लिए मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो उस जहाँ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन दैट्स वेरी सिंपल कि 12 ग्राम कार्बन जो होता है उसमें इतने आइटम्स होते हैं। अब हम इसको 1 मोल के इक्वल बोलते हैं, तो ये एक नंबर है जस्ट, ओके। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आ गए। तो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, लेकिन 2 और यूनिट्स होती है, वो एंगल और इसके लिए होती है। दोनों यूनिट्स डायमेंशनलेस होती है, इसलिए यह थोड़ी अलग होती है ना। तो मेन 7 यूनिट्स के अतिरिक्त यह 2 एंगल्स होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने के काम में आती है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक तो एंगल, और मैं स्पेशली कहूंगा ये प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, और एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, 2 एंगल मेजर करने की मेथड होती है ना। और यह इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है डेल्टा थीटा, और इसका सिंबल होता है डेल्टा ओम, है ना। इसे रेडियंस कहा जाता है। आप जो एंगल मेजर करते आए हैं क्लास 10th में, वह डिग्रीज में भी होता है और वो रेडियंस में भी होता है, लेकिन रेडियन जो है वो साइंटिफिक यूनिट है, और डिग्री जो यूज की जाती है वह जो नाविक होते हैं, है ना, नेवी में होते हैं, वो लोग यूज करते हैं कैंपस में कि 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। हम भी यूज करते हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में, है ना। तो सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियंस, सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियंस, ठीक है, डेल्टा ओम, और ये डेल्टा थीटा से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप क्लास 10 में पढ़ ही चुके हैं कि डी थीटा जो होता है, जो आर्क होता है ds, और जो रेडियस होता है उससे रिलेटेड होता है। तो डी थीटा प्लेन एंगल जो होता है, एक प्लेन में 2 लाइनें जो एंगल बनाती है ना, एक प्लेन में जो 2 लाइनें एंगल बनाती है, ये तो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। तो डी थीटा जो होता है वो ds/r से डिफाइन होता है, ठीक है। इसी तरह से डी ओम जो है सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल कैसे मेजर होता है, जब आप एक फूल को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं, उस तरह फैलता है, खुलता है, कि वो 3D में खुलता है, ऐसे 2 लाइनें यूं खुलती है, लेकिन फ्लावर यूं खुलता है। जब फ्लावर पूरी तरह से खुल जाएगा तो वो आधा स्फीयर हो जाएगा, वो पूरा खोल के नीचे तक चला जाए तो पूरा स्फीयर हो जाएगा। तो एक पूरा स्फीयर अपने आप में एक सॉलिड एंगल होता है, और वो होता है 4 पाई, ठीक है। पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। और इस तरह से अगर छोटा सा फ्लावर कम खुलेगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वो एंगल आधा खुल जाता है, सपोज फ्लावर इस तरह से, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई सॉलिड एंगल। 2 पाई सॉलिड एंगल 2 पाई स्टेरेडियंस हो जाएगा, 2 पाई स्टेरेडियंस कहा जाएगा वो। जैसे आप छतरी खोलते हैं, आपका अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला ओपन करते हैं तो वो पहले यूं खोलता है, तो अगर अम्ब्रेला आपने यूं ओपन कर लिया, सेमी सर्कुलर हो गया, तो उसकी लाइंस इस तरह से ओपन हो गया ना नीचे से यूं, तो वो भी आधा सर्कल तो बना ही लेता है, अप्रॉक्सीमेटली आधा हेमिस्फीयर बना ही लेता है, नॉट सर्कल। तो उस तरह से हम अगर देखें तो सॉलिड एंगल का भी एक, ये सॉलिड एंगल सॉलिड सरफेस है। इट इज़ लाइक दैट कि आपने एक बड़े से तरबूज में चाकू से इस तरह से वो एक टुकड़ा काट लिया, स्लाइस काटते हैं ना, छोटा सा स्लाइस ट्रायंगल शेप, यहाँ से दिखता है ट्रायंगल टाइप, लेकिन इधर तो एक सरफेस होती है, तो इतने सरफेस काट लिया आपने।
तो यह उसका रेडियस है उस बड़े से तरबूज का, और यह सरफेस एरिया है जो आपने वहां से काटा है ना। तो ये डी ओम जो है वह इस तरह से डिफाइन होता है कि सरफेस एरिया, डी एस कैपिटल ले लेता हूं, और आर, दिस इज डिफाइंड एज लाइक दिस। और यह डी थीटा जैसा ही है ये आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि वो सर्कल का पार्ट होता है और ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, एक बड़ा सा स्फीयर होता है उसका एक पार्ट होता है, और यह सरफेस एरिया लिया जाता है डिवाइड बाय आर, तो ये सॉलिड एंगल होता है डी ओम। तो सॉलिड एंगल के रिलेटेड चीज़ें आती हैं हमारे काम में, और इस तरह से हम ये यूनिट का पार्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन, एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम किससे पर बेस्ड है? द रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय क्रिप्टॉन नहीं, द ईयरली इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अबाउट द सन नहीं, नन ऑफ द अबव। यह होता है सीजियम 133 एटम के ऑसिलेशंस पर बेस्ड, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। यह क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एसआई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इज बेस्ड ऑन, जैसा कि हमने पढ़ा है, एसआई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, एसआई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हमने निकाला था मीटर, 1 मीटर कितना होता है ये हमें पता है, वो लाइट की स्पीड से निकाला था हमने कि लाइट जो है 1/299792458 सेकेंड में जितना ट्रेवल करता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन दिस मच टाइम इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इन द वैक्यूम। सो दिस इज द आंसर। देयर इज नो एसआई बेस यूनिट फॉर एरिया, एरिया के लिए एसआई बेस यूनिट क्यों नहीं होती है भैया? एरिया क्या होता है बताइए आप? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, है ना, जो भी आप लेते हैं, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये तो एक्चुअली डिस्टेंस लेंथ इंटू लेंथ हो गया, मीटर इंटू मीटर से मेजर किया जा सकता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही मतलब मीटर स्क्वायर ही दिया जाता है। बिकॉज हम हर क्वांटिटी के लिए अलग से एक ऐसा यूनिट नहीं बना सकते, इसलिए हमने मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस से किसी को भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमने 7 यूनिट्स अभी पढ़ ली, उन 7 यूनिट से हम दुनिया की कोई भी यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो एरिया एक डिराइव यूनिट हो जाएगी, एरिया के लिए डिराइव्ड यूनिट काम में आएगी। एंड एरिया हैज़ नो थिकनेस, ये तो बकवास है। वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल इवॉल्व नहीं, इट इज सिंपल टू एक्सप्रेस स्क्वायर फीट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, एरिया कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स। तो डी इज द आंसर, है ना। एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, हम स्क्वायर मीटर्स में कर सकते हैं, और मीटर हमारे पास बेस यूनिट है, तो एरिया की यूनिट हम उससे डिराइव कर चुके हैं, तो हमें एरिया के लिए अलग से डिफाइन नहीं किया है। तो बेस यूनिट्स क्या होती है, क्यों होती है, इतनी है, और इतनी ही से हमारा काम चल जाता है, ये क्लियर हो गया है ना। एक यूनिट बेस यूनिट को हम दूसरी बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीटर को सेकंड में, सेकंड को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मीटर को मीटर स्क्वायर से, एरिया एंड सो ऑन हम सारी क्वांटिटीज़ के लिए फिजिकल डिराइव कर सकते हैं, फिर यूनिट डिराइव कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे देखते हैं क्या है भाई। ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम 1। देखिए इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझिए, उस मेथड को समझना है हमें, है ना। फॉर्मूला लिख दूंगा, समझा भी दूंगा, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझना है। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम 1 एंड सम एसआई यूनिट्स आर in which these quantities may be expressed are given in column 2. Match the physical quantities in column 1 with the column 2. ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा हुआ है, m मास ऑफ अर्थ लिखा है, m मास ऑफ सन लिखा हुआ है ना, ठीक है, ओके। और वोल्ट, कूलम, मीटर, ये तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा अगर आप 10th पास हैं तो। 3RT/m, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और मोलर मास है m, ठीक है। ये F फोर्स है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर m मास ऑफ अर्थ है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ये तो, ठीक है, इट्स ओके, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया ये, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इससे हम कैसे जोड़ते हैं, है ना। देखिए एक फार्मूला होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से, ये होता है फोर्स इज मास इंटू मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर,
है ना, जनरल फॉर्मूला ले लो ना, यहाँ पर किसी का भी मास हो किसी से कोई मतलब नहीं, मास मास होता है, हमें तो यूनिट से मतलब है ना। तो इसे ध्यान से देखें तो जीएमएम क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, वही होगी जो एफ डी स्क्वायर की होगी। जीएमएम जो होगा एफ डी स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, डी स्क्वायर इधर लेंगे, जीएमएम जो हो आ जाएगा। तो एफ क्या है, न्यूटन फोर्स, न्यूटन का यूनिट, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, और डी लेंथ का स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ओके, न्यूटन, तो न्यूटन को मैंने लिखा था किलोग्राम, लिखा था ना न्यूटन को किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सेकेंड पर -2, एंड मीटर स्क्वायर। मीटर पूरा क्यों लिखूं मैं, केवल मुझे एन ही लिखना है या मीटर लिखना है केवल, है ना। तो ये हो गया के एम क्यूब एस एस टू द -2, तो ये आंसर हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2, और ये इससे रिलेट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, जो 11th-12th वाले बच्चे हैं वो जानते हैं। एनर्जी होती है वोल्ट इंटू कुलम, है ना, ये एनर्जी होती है। और एनर्जी होती है तो वोल्ट इंटू कुलम क्या हो गया, एनर्जी, और एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये भी एनर्जी होती है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी होती है, उसमें एक और मीटर जोड़ दिया जाए तो देखिए ये हो गया, एक्चुअली इसको यही लिख देता हूं, इतना हो गया एनर्जी और इतना हो गया मीटर। तो एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या मीटर डिस्प्लेसमेंट, एंड मीटर, एक और मीटर आ गया, एन एम एम। एन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, एन होता है के जी एम सेकेंड टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा के जी एम, ऑलरेडी न्यूटन का जो एम आया यहाँ से और 2 एम पहले से है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकेंड टू द पावर -2 तो है ही न्यूटन का। तो यहाँ पर न्यूटन मतलब इसमें आपको एक और एम स्क्वायर चाहिए, जो कि ये है ही, दिख ही रहा है आपको, ये न्यूटन है, ये एम स्क्वायर है, ये न्यूटन है, ये एम स्क्वायर है, तो ये भी वही है जो ये है, तो ये इससे रिलेट हो गया। ध्यान रखिए, ज़्यादा से भी रिलेट हो सकता है, ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 RT/m। यह होता है स्पीड, 3 RT/m होता है, एक्चुअली जो स्पीड होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, VRMS स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो होती है √3 RT/m। अब ये 3 RT/m हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर, और स्पीड का स्क्वायर, स्पीड क्या होता है, ये होगा स्पीड, और स्पीड क्या होता है मीटर बाय सेकेंड, है ना, स्मॉल m लेना पड़ेगा, स्मॉल m मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड होता है मीटर बाय सेकेंड, और स्पीड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, और ये पावर -2 हो जाएगी, ये एक्चुअली वही है मीटर बाय सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना, ये चीज वही है ना स्पीड का स्क्वायर। तो यह इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। फेराड वो सी वोल्ट स्क्वायर, यह होता है एनर्जी, ये भी एनर्जी होता है, ये कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है फेराड वोल्ट स्क्वायर, CV स्क्वायर। तो यह एनर्जी हो गया, एनर्जी डिवाइड बाय मास, क्योंकि मास की पावर -2 है, तो यह हो गया एनर्जी डिवाइड बाय मास। ठीक है, इन शॉर्ट एनर्जी डिवाइड बाय मास हो गया, क्योंकि ये होता है एनर्जी, ये मुझे पता है, ये आप जो 11th में 12th में आएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत टाइम लगेगा तब तक, है ना, और इजी है, बहुत इजी है, बस मास। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि mL2T-2 ये एनर्जी होता है। ओ ये तो मैंने वो लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। एक्चुअली डायमेंशंस में बाद में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में लास्ट में, इसलिए मैंने डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनर्जी क्या थी, मास या किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, और मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, ये था एनर्जी, और डिवाइड बाय मास दैट इज किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम। तो एनर्जी हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा,
किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम लिया है मैंने, मास कैंसिल हो गया, तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो ये वही हो गया वापस से। तो कुल मिला के यह और यह एक चीज हो गई। इसका मतलब है जो इससे कनेक्टेड है वो इससे भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। देखा, ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी चीजें घुमा, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, थर्मोडायनामिक्स भी आ गया, ये सब मैकेनिक्स भी आ गया और सब कुछ आ गया। अब इसको देखते हैं ये क्या है। ये होता है फोर्स और QVB। फोर्स, एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स होता है चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहां देखें तो ये फोर्स होता है चार्ज का स्क्वायर, फोर्स का स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। और नीचे क्या है, चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा, वी का स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वही जो मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर, यही। तो सी भी जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा और सी इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सी इससे भी कनेक्ट होगा, सी इससे भी कनेक्ट होगा। अब अगला देखते हैं, जी एम एम बाय आर। जी एम एम बाय आर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मैं देखूं, आर ले लिया, कैपिटल ले लेता हूं, तो ये एनर्जी हो जाता है। आदत नहीं है भी लिखने की मुझे इस पर, ENERGY, एनर्जी हो गया। तो मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो एनर्जी डिवाइड बाय मास क्या होगा, यह, ठीक है। एनर्जी डिवाइड बाय मास क्या होगा, GMR/R। तो यह होगा एक्चुअली एनर्जी डिवाइड बाय मास, इन शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर। और एनर्जी डिवाइड बाय मास तो वही था, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, मतलब ये। तो यह जो है, यह भी वही हुआ जो ये था, और इनफैक्ट यह हुआ तो फिर वो यह भी होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, पहले हम देख चुके हैं। तो इस तरह से यूनिट्स के साथ प्ले किया जाता है, फॉर्मूलेस जो फोर्स और इसके होते हैं, और आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है। हम जब यूनिट्स पढ़ेंगे, सॉरी डायमेंशंस पढ़ेंगे, तो डायमेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, बहुत सारे, और बहुत सारे जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये बिल्कुल मस्ती हो जाएगी, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी समझ में आए इट्स ओके। आगे देखते हैं हम इसको। रेंज ऑफ लेंथ, देखो भाई 10⁻⁻15 क्या होता है पता है आपको? जो बहुत छोटी न्यूक्लियस लेवल की डिस्टेंस मेजर करना होती है, न्यूक्लियस लेवल की डिस्टेंस मेजर करना होती है, तो 10⁻⁻15 1 फर्मी साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की साइज की कैलकुलेट करी थी, और उन्होंने इसे लिखा था 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी था, 10⁻⁻15 मीटर, ये न्यूक्लियस की साइज होती है ना। अब आता है 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, पूरे फिजिक्स में इसकी यूज होती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जो नई टर्म्स आपने 10 से 11 में आते हैं तो नहीं पता होती, और ये जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसका एक वो होता है 1 10⁻⁻10, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और होता है 10⁻⁻12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इससे छोटी यूनिट होती है 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। इससे छोटी यूनिट होती है 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। इससे छोटी यूनिट होती है 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इससे छोटी यूनिट होती है 1 डेसीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। देखिए इसे अब ध्यान से देखिए, यह बेसिकली
लेंथ की ही यूनिट है, केवल लेंथ की यूनिट होती है। पिको जो है, पिको का अर्थ क्या होता है? यह पिको, पिको जो होता है 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12। अब ऐसा मत देखना 1 एंगस्ट्रो इज इक्वल टू 10⁻10, नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रो ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। ये सब साइंटिफिक नोटेशन है ना। 1 नैनो, और नैनोग्राम भी हो सकता है, नैनो मीटर भी हो सकता है ना। मैंने गलती से लिख दिया। 1 ग्राम भी होता है, 1 नैनोग्राम भी होता है, 1 नैनोमीटर भी होता है, 1 नैनो सेकेंड भी होता है, क्योंकि नैनो जो होता है वो 10⁻9 को बोला जाता है। और एंगस्ट्रॉम का ऐसा कोई 10⁻10 वाला साइंटिफिक नोटेशन नहीं होता है। और ऐसा फेमेटो होता है 10⁻15, है ना, तो उसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। 10⁻, एक माइक्रो, इसका मतलब माइक्रो, इसका अर्थ क्या होता है? माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो 10⁻6 होता है। 1 माइक्रोमीटर दैट इज 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रो जो होता है 10⁻6, ये स्मॉल सिंबल है। 1 मिली, 1 मिली मतलब 10⁻3, है ना। मिली लीटर लो, मिली सेकेंड लो, मिली ग्राम लो, 1 मिली का मतलब 10⁻3। 1 सेंटी, 1 सेंटी का मतलब होता है 10⁻10 -2। सेंटी मतलब, इससे आप समझ जाइए, सेंटी, सेंचुरी समझते हैं 100, सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी मतलब 100, सेंटी मतलब एक 100th पार्ट। 1 है 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी मतलब 100। और अलेक्सा स्टॉप। 1 सेंचुरी का अपोजिट हो गया, 10⁻2 हो गया, है ना। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर 100th पार्ट हो गया। उसी तरह से 1 सेंटी 100th पार्ट ऑफ एनीथिंग, वेदर इट इज सेंटीमीटर, वेदर इट सेंटीग्राम, और वेदर इट इज सेंटी सेकेंड, वॉट एवर इट इज, ठीक है। 1 डेसी, डेसी मतलब 10th पार्ट, डेसी मतलब 10th पार्ट, 10वां हिस्सा, 10th पार्ट किसी भी चीज का। डेसी मीटर, डेसी मीटर मतलब 1 मीटर का 10वां हिस्सा। तो 1 डेसीमीटर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को हम 10 पार्ट में तोड़ते हैं तो कितने होगा? 1 मीटर को आप 10 पार्ट में तोड़िए। डेसीमीटर मतलब उसका 10th पार्ट। तो 1 मीटर को अगर मैंने ब्रेक किया तो वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के 10 पार्ट हो जाएंगे। तो डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर का 10th पार्ट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर कितना हो जाएगा बताइए आप मुझे? 1 डेसीमीटर इज 10 to the power minus 10, 10⁻1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेसी का अर्थ क्या हुआ? डेसी का अर्थ हुआ 10⁻1, 1/10th पार्ट। एंड सिमिलरली आप और साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं, इसे आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और ये तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1 किलो, इन शॉर्ट 1 के भी लिखते हैं या सिर्फ के भी लिखते हैं। 1 किलो इज 10⁻3, है ना। एक होता है डेका, 1 डेका दैट इज 10 टाइम्स। सेंचुरी होती ना 100, तो ये होता है डेका, हाँ। पर सेंचुरी क्रिकेट में होती है, यहाँ सेंचुरी नहीं ली जाती है। साइंटिफिक नोटेशन में यही चलता है जो लिख रहा हूँ बस, है ना। 1 मेगा, जिस बच्चे को मेगा नहीं पता उसका तो मुझे लगता नहीं कि जीवन में कुछ हो सकता है। सबको पता है कि मेगा कितना होता है, 10⁻6, क्योंकि एक न एक दिन आपको मेगा रुपीस कमाने हैं। और 1 टेरा दैट इज 1 टी, दैट बाय 10⁻12। और इसके बीच में आता है 1 गीगा, गीगा 10⁻9, है ना। 100 मेगाबाइट कितना होता है? 1 गीगाबाइट। और 100 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट।
तो उसी से हमें पता है कि सॉरी 1000 होता है 1 गीगाबाइट, और 1000 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट। तो 1 टेरा 10 पावर 12। अब ये मीटर हो, बाइट हो, किलोग्राम हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये एक साइंटिफिक नोटेशंस के रेंज है। तो आप इसमें लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर हो गया, 1 मेगामीटर तो 10 पावर 6 मीटर हो गया, 1 टेरामीटर तो 10 पावर 12 मीटर हो गया, एंड सो ऑन। और उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग हम 1 ईयर में जो लाइट चलता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वो चलता है आपका समथिंग 1.496 10 पावर 16। कैलकुलेट करो, खुद कैलकुलेट करो कि वो एक साल में लाइट कितना चलता है। तो उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर जब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो 1 लाइट ईयर दैट इज 1 वाट, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। खुद कैलकुलेट करो आप, है ना, एंड सो ऑन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सन और अर्थ की एवरेज डिस्टेंस होती है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करना होता है तो हम यह सब मेजर करते हैं, लाइट ईयर, पार सेकंड, सो ऑन। तो एस्ट्रो इस बार हमारे सिलेबस में यूनिवर्स था ही नहीं, यूनिवर्स होता तो हम सब पढ़ते हैं। अब तो यूनिवर्स वगैरह भी सिलेबस में नहीं रहा फिजिक्स में, है ना, तो ये सब कोई काम का भी नहीं रहा इतना, ठीक है। तो इस चैप्टर में और हम क्या है वो देख लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। 1 नैनो सेकंड 10 पावर -9 सेकंड, नैनो मतलब 10 पावर 9 पार्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आ चुका है किसी एग्जाम में। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है भाई? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? अगर हम यूनिट की बात करें तो एक एटम को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब तो बहुत बड़े बड़े यूनिट हो गई। उसके लिए हमको एक और छोटी यूनिट चाहिए जिससे हम एक एटम को, एक न्यूक्लियस को, एक न्यूट्रॉन को, एक प्रोटॉन को आपस में कंपेयर कर सकें, क्योंकि वो उनके सबके जो वेट है कंपेरेबल होते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए थी जो एटॉमिक लेवल पर जाकर हम उनको कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड वेट चाहिए ना, कि भाई हम सोचते हैं कि एक प्रकार से आप तराजू होती ना, तराजू, तो उस तराजू में हमने एक छोटी सी तराजू, बहुत छोटी तराजू बनानी है जिसमें हमको किलोग्राम, मिलीग्राम नहीं सुनना, हमको एटम्स को तोलना है। इधर इधर एटम रखना है, इधर एक ऐसी चीज रखना है जो सबके लिए कंपेरेबल हो। तो हमने एक एटॉमिक मास यूनिट बना दी, चलो एक छोटे छोटे बार्ट बना लिए कि भाई एक एटॉमिक मास यूनिट ये, अब इधर रखा किसी एटम को और कंपेयर कर लिया कि ये कितने एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट थियोरेटिकली इट इज़ कि हम कंपेयर करेंगे इसको कि भाई नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है ना, जो जो आपने पढ़ा है 9th में, इनके एटॉमिक मासेस, एक एटॉमिक मास यूनिट जो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे उससे कितने टाइम्स हैं। रफली इट इज 16, रफली इट इज 14, रफली इट इज 32, रफली इट इज 1। बट एक्यूरेटली चाहिए ना हमें, क्योंकि कैलकुलेशन तो एक्यूरेट होती है, वन पॉइंट तक भी जाती है। तो एटॉमिक मास यूनिट हमें एक यूनिट बनानी थी, वो हमने बनाई और उसे कहा गया है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट आखिर होता कितना है? वही हमारा कार्बन 12, इट इज 1/12th मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। एक कार्बन 12 एटम को बुलाया जाए, उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, छोटे 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 से। चलो बना लिया, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, एक और न्यूट्रॉन, एक और न्यूट्रॉन, इस तरह से हमने 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन बुला लिए। और इलेक्ट्रॉन्स भी है उसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन भी ले लो उसके 6, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन को कहीं जाना नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया हमने, ठीक है। इस पूरे कार्बन एटम का जो मास है इसका 1/12th पार्ट, इसके 12 टुकड़े कर दो आप, है ना, इसके 12 टुकड़े करेंगे तो हमारे एक एटॉमिक मास यूनिट की इक्वल होगा। तो इसका मास कितना हुआ? 12 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ऑब्वियस यार। दैट मीन्स सिंपल, इसका सिंपल सा मतलब है, दैट मीन्स 1 कार्बन 12 atom is considered as of 12 atomic mass units,
ठीक है ना। अब हम इसको हमारी तराजू में रख के इनको तोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो एटॉमिक मास यूनिट का ये यूज है और उसका डेफिनेशन है, जहां आवश्यकता होगी हम इसे रिकॉल करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल है, मोल मोल कंसेप्ट का इससे रिलेशन है एंड सो ऑन। ठीक है, पहले हाइड्रोजन पे बेस्ड था ये, बाद में इसको कार्बन पे बेस कर दिया गया है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल एटम और मोस्ट अबेंडेंट एटम है जो अवेलेबल है हमारी प्लेनेट पर एंड ऑन द यूनिवर्स ऑल्सो। तो देखते हैं हम अगला कंसेप्ट, अगले वीडियो में अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट वाले कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे, अगले कंसेप्ट में एरर्स पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे डायमेंशंस, जो हमें वाइडली यूज होती है, लेकिन उसके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन से और डायमेंशन में पूरा फिजिक्स ही आ जाता है। तो फिजिक्स तो पढ़ा नहीं, फिर डायमेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए पहला चैप्टर डायमेंशंस ही होता है, यही हमारी एक विडंबना है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर को आप पढ़ें जरूर, जितना समझ में आए समझो, नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं पालना, बस जो जैसे बताया जा रहा है वैसे रट लो, क्वेश्चन करना सीख जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और डायमेंशन निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन कंसेप्ट से आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।